वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक में कंसोलिडेटिंग अ सब्सिडरी एग्जाम पर्सपेक्टिव देखेंगे। यानी हमारा मेन फोकस ये होगा कि एग्जाम में हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और इस वीडियो के अंदर हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के क्वेश्चन को भी देखेंगे और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम को भी एक साथ देखेंगे। बेसिकली इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूछी जाती है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम पूछी जाती है, और ऐसे क्वेश्चंस भी पॉसिबल हैं जिसके अंदर ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ पूछी जाती हैं। जो रेलिवेंट एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स इन दोनों को अफेक्ट करती हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स इनमें से एक स्टेटमेंट को अफेक्ट करती हैं। उन एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। इंटर ग्रुप ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन जो हैं ये स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम को अफेक्ट कर रही होती हैं। इंटर ग्रुप आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस जो हैं ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करते हैं सिर्फ। और जो हम बाकी ट्रांजैक्शन देख रहे होंगे सारी, वो सब की सब दोनों को अफेक्ट कर रही होंगी। जिसमें अनरियलाइज प्रॉफिट इन इन्वेंट्री है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ नॉन करंट एसेट है, बारगेन परचेज गेन है जिसे नेगेटिव गुडविल भी कहा जाता है, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट है। खासतौर पे इसमें पार्शियल गुडविल हो तो कैसे इम्पेयरमेंट करनी है और फुल गुडविल कैसे हो तो इम्पेयरमेंट करनी है, इसके डिफरेंस को देखना है। फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट को कैसे डील करते हैं, जो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन होती है। फिर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट एक्विजिशन को कैसे डील करना है, और सब्सिक्वेंट चेंजेस इन डेफर्ड एंड कंटीजेंट कंसिडरेशन को कैसे डील करना है। लास्ट टू जो एडजस्टमेंट्स हैं ये क्योंकि अक्सर अक्सर एग्जाम क्वेश्चंस का हिस्सा होती हैं इसलिए इनको इंक्लूड किया है। अदरवाइज ये बेसिकली प्रिसाइजली अगर कहें तो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स नहीं है। ये ऐसी एंट्रीज हैं जो एक पेरेंट को अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी ऐसे ही रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू सॉल्व एग्जाम क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। हम चार स्टेप में काम करेंगे जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे। पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि हम एक फॉर्मेट बनाएं सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। नॉन करंट एसेट्स, इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज, और पांच वर्किंग्स बनाएं। ये फाइव वर्किंग्स कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले ग्रुप स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम ग्रुप की बेसिक इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, जिसके अंदर तीन कॉलम्स अगर आप बनाएंगे तो हमेशा आसानी रहेगी। इनमें से कोई से दो कॉलम बना के भी काम चल सकता है, एट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन और एट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम बनाया जाता है और फिर एंड में पोस्ट एक्विजिशन एज अ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया जाता है। और कुछ जगह पर हम देखते हैं कि फर्स्ट टू वर्किंग्स बनाई जाती हैं एट एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन की, और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट की वैल्यूज जहाँ जहाँ रेलिवेंट होती हैं सिर्फ वो कैलकुलेट कर ली जाती हैं। लेकिन तीनों कॉलम बनाने का फायदा ये होता है कि हर किस्म का क्वेश्चन और हर किस्म का डाटा जो है ईजिली इंकॉर्पोरेट हो सकता है। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और फिर ग्रुप रिजर्व। ये वर्किंग 3 4 5 असल में हमारा टारगेट है। ये तीन फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए ही हम वर्किंग 1 और 2 बना रहे होते हैं ताकि हमारे पास गुडविल, एनसीआई और ग्रुप रिजर्व की वैल्यू मिल जाए। हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस दी हुई होती हैं या बाजू का समटाइम ट्रायल बैलेंस या लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दी हुई होती है, उसको हम अपने फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट करें। फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो इक्विटी आइटम ऑफ सब्सिडरी हैं, यानी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग वगैरह, वो सब आपने वर्किंग 2 में इनकॉर्पोरेट करना है क्योंकि उसमें नेट एसेट्स की बात हो रही है। नेट एसेट्स और इक्विटी एक ही बात होती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को आपने वर्किंग 3 में लेकर जाना है विद प्लस माइनस एडजस्टमेंट और डायरेक्टली समटाइम्स। शेयर कैपिटल और प्रीमियम ऑफ पेरेंट डायरेक्टली आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करना है। पेरेंट के जो रिजर्व हैं वो वर्किंग 5 ग्रुप रिजर्व में हैं। और जितने बाकी आइटम्स हैं जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश, पेबल्स, लोन वगैरह, तो ये सारे आइटम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आप लिख देंगे पेरेंट और सब्सिडरी के लाइन बाय लाइन ऐड करके। उसके बाद एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में 9 एडजस्टमेंट्स हमने जैसे आउटलाइन में डिस्कस की, उनके इम्पैक्ट्स देखेंगे। और फिर वर्किंग्स का टोटल करना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का टोटल करना है, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब एक इंट्रोडक्शन लेते हैं इन 5 वर्किंग्स के साथ जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस की। तो वर्किंग 1 जो ग्रुप स्ट्रक्चर है इसमें कोई लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं होती, इसमें वो डाटा हम स्टेब्लिश कर रहे होते हैं जिसकी बेस पर बेसिकली हमारी आगे कंसोलिडेशन की जो बाकी वर्किंग्स हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो जस्ट सब्सिडरी का नाम,
एक्विजिशन डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ख़ासतौर पर इसमें ये देखना है कि मिड ईयर है या 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, ताकि जब हम डेप्रिसिएशन वगैरह और दूसरी ऐसी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हों तो हमें टाइम का जो है वो आइडिया जो है वो एग्जैक्ट रहे। फिर पेरेंट की ओनरशिप कितनी है, समटाइम्स ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया जाता है कि 75% शेयर होल्ड करते हैं, 80% शेयर होल्ड करते हैं। समटाइम्स हमें ये बताया जाता है कि इतने शेयर्स बाय किए हैं। तो जो शेयर्स पेरेंट के पास हैं डिवाइड कर दें टोटल शेयर्स इशूड बाय द सब्सिडरी, तो आपके पास पेरेंट की परसेंटेज आ जाएगी। कुछ जगह पर इसको ग्रुप परसेंटेज भी कहा जाता है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो 100 में से जब आप पेरेंट की परसेंटेज माइनस कर देंगे तो बाकी जो है वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की परसेंटेज है। और फिर आप गुडविल मेथड, क्योंकि इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी जो कैलकुलेशंस पर, तो इसको इस्टेब्लिश कर लें शुरू में ही कि पार्शियल गुडविल मेथड है या फुल गुडविल मेथड है। और ये कैसे पता चलता है हमें कि पार्शियल गुडविल मेथड होगा या फुल गुडविल मेथड होगा? तो जब पार्शियल गुडविल एग्जाम में पूछी जाती है तो टिपिकल सेंटेंस यूज़ किया जाता है कि इट इज़ ग्रुप पॉलिसी टू वैल्यू द एनसीआई एट प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड। जबकि फुल गुडविल के लिए फेयर वैल्यू की टर्म यूज़ होती है कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। बाद में तो उसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ही ऐड होंगे दोनों सूरतों में, लेकिन ये जो गुडविल को डिफाइन किया जाता है वो एनसीआई की वैल्यूएशन से किया जाता है कि एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को आप क्या फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं या प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स पे मेजर कर रहे हैं एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। सो वर्किंग वन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है वर्किंग टू। वर्किंग टू जो यहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये एक कंप्रिहेंसिव वर्किंग है, यानी एग्जाम में जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उन सबको अगर इनकॉर्पोरेट करें तो ये बनती है। सो इसमें 3 कॉलम्स इंपॉर्टेंट हैं: एक्विजिशन डेट, पोस्ट एक्विजिशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। फिर आप देखें तो फर्स्ट 4 आइटम्स जो हैं ये तो इक्विटी आइटम्स हैं सब्सिडरी के। अदर रिजर्व में रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हो सकता है, कोई जनरल रिजर्व भी हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा आइटम भी हो सकते हैं। तो इनको शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में यूजुअली कोई चेंज नहीं होता, तो ये एक्विजिशन डेट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर सेम होते हैं। फिर कोई करेक्शंस बाजू का दी होती हैं। अच्छा, ये जो करेक्शंस और अनरिकॉर्डेड आइटम्स हैं इनकी कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है, कोई भी एरर हो सकता है जी, ये एक्सपेंस ठीक रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, ये इनकम ठीक रिकॉर्ड नहीं की हुई, ये डेप्रिसिएशन अभी चार्ज नहीं हुई हुई, ये अभी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, वगैरह वगैरह। तो कोई भी जो एडजस्टमेंट होगी वो तो फिर आप नॉर्मल जिस तरह से अकाउंटिंग के अंदर उसका इफेक्ट लेते हैं उसको लेंगे, और एक्विजिशन डेट पर भी इफेक्ट हो सकता है, पोस्ट एक्विजिशन भी इफेक्ट हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट वाला ये जो थर्ड कॉलम है ये बेसिकली फर्स्ट 2 कॉलम्स का टोटल है, यानी एक्विजिशन डेट प्लस पोस्ट एक्विजिशन इज इक्वल टू एसएफपी डेट। इसमें फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाती है, उसका डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट आ जाता है, अनरियल प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इन्वेंट्री आ जाती है जब सब्सिडरी सेलर हो, और प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट नॉन करंट एसेट आ जाता है जब सब्सिडरी सेलर हो, क्योंकि हम गेन उसका एडजस्ट कर रहे होते हैं जो सेलर होता है। तो इन एडजस्टमेंट्स की तरफ ये जो आइटम्स हैं ये एडजस्टमेंट्स में कवर होंगे, हम चलते हैं। लेकिन अगर आप ये फॉर्मेट वर्किंग टू का अपने जहन में रखें तो ये कंप्रिहेंसिव फॉर्मेट है और आपके तमाम एग्जाम क्वेश्चन इसमें कवर हो सकते हैं। फिर हमारी वर्किंग थ्री गुडविल की बनती है। तो पार्शियल गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है और फुल गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, बिल्कुल सिमिलर आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो हमारा स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट सेम है, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन सेम है, इम्पेयरमेंट भी अगर चार्ज करेंगे तो वो भी सेम। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एनसीआई को मेजर किया है प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स पर, यानी नेट एसेट एट एक्विजिशन जो वर्किंग टू में कैलकुलेट होते हैं उनका 20%। और दूसरी तरफ जो फुल गुडविल है उसके अंदर हमने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे मेजर किया है। और फेयर वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की है? तो ये क्वेश्चन में गिवन भी होती है बाद के जी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई जो है दैट इज़ 250 मिलियन और सो ऑन, और समटाइम्स हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसका फार्मूला जो अगर आप अप्लाई करेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई होगी सब्सिडरीज शेयर्स जितने टोटल शेयर्स हैं उसमें से n%, ताकि पता चल जाए कि एनसीआई के पास कितने, और उसको मार्केट वैल्यू पर शेयर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया कि 50 मिलियन शेयर्स थे, 20% एनसीआई का शेयर था, तो बेसिकली 10 मिलियन बन गए, और 24 का एक शेयर है तो 240 मिलियन उनकी वैल्यू बनती है।
और इसी डिफरेंस की वजह से, इन दो फिगर्स के डिफरेंस की वजह से आप देख रहे हैं कि गुडविल भी डिफरेंट है। तो यूजुअली जो फुल गुडविल है उसमें ज़्यादा गुडविल रिकॉर्ड हो रही होगी, और वो बेसिकली उसको हम कह सकते हैं कि एनसीआई के हिस्से की गुडविल भी रिकॉर्ड हो रही होगी। तो पार्शियल गुडविल के अंदर ये हो रहा होता है कि जो हम पेरेंट की इन्वेस्टमेंट होती है उसकी बेस पर तो गुडविल को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, लेकिन टोटल सब्सिडरी के बिजनेस की गुडविल नहीं ले रहे होते। जबकि फुल गुडविल में, जो कि ज़्यादा बेहतर मेथड है लॉजिकली, उसमें सब्सिडरी के पूरे बिजनेस की गुडविल ली जा रही होती है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की है उसकी बेसिस पर भी, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वालों की इन्वेस्टमेंट है, उसकी बेस पर भी गुडविल की कैलकुलेशन हो रही होती है। तो 3 वर्किंग्स के बाद वर्किंग 4 पर चलते हैं। वर्किंग 4 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। इसमें जो हमने एनसीआई एट एक्विजिशन लिया होता है वो फुल गुडविल में हमने फेयर वैल्यू पे लिया होगा, और पार्शियल गुडविल में नेट एसेट के एक्विजिशन का जो एनसीआई परसेंटेज है वो लिया होगा। तो वो लेंगे आप। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन जो वर्किंग 2 में कैलकुलेट होते हैं उनका जो एनसीआई का शेयर है वो दे देंगे। तो ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो आपको हर क्वेश्चन में ही करने होंगे, लेकिन एनसीआई का शेयर ऑफ गुडविल इम्पेयरमेंट अगर पार्शियल गुडविल है तो नहीं होगा, ये ज़ीरो होगी। जो थर्ड आइटम है ये ओमिट कर सकते हैं आप। लेकिन अगर फुल गुडविल होगी और उसकी इम्पेयरमेंट भी होगी तो फिर जो एनसीआई का शेयर भी होगा इम्पेयरमेंट पे। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि एनसीआई का जो जब फुल गुडविल रिकॉर्ड होती है तो एनसीआई के हिस्से की गुडविल भी रिकॉर्ड हो रही होती है, तो फिर जब लॉस रिकॉर्ड होता है तो उसके अंदर भी एनसीआई का हिस्सा होता है। तो एनसीआई ये जो थर्ड लाइन है इस वर्किंग के अंदर, ये सिर्फ तब होगी अगर एक क्वेश्चन के अंदर फुल गुडविल है और उसकी इम्पेयरमेंट भी हुई है। इसके बाद वर्किंग 5 की बात करते हैं। तो वर्किंग 5 में हमने बेसिकली पेरेंट के सारे रिजर्व्स लेने होते हैं और सब्सिडरी का इम्पैक्ट लेना होता है जितना हमारा उसके अंदर शेयर है। सो इसमें बेसिकली हम जो आइटम्स रिकॉर्ड नहीं हुए वे उनको रिकॉर्ड कर देते हैं। वंस अगेन ये एडजस्टमेंट्स बहुत जो है वैरायटी की और डाइवर्सिफाइड हो सकती हैं। लाइक डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, डिविडेंड इनकम अभी तक रिकॉर्ड नहीं की, एक्विजिशन कॉस्ट गलत कैपिटलाइज कर दी थी, कोई एक्सपेंस सही रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, कोई इनकम अनरिकॉर्डेड है, काइंड ऑफ स्टफ। फिर जो अगर नेगेटिव गुडविल आ जाए तो वो गेन कंसीडर होता है पेरेंट का, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अनरियलाइज प्रॉफिट इन इन्वेंट्री को हम रिमूव करते हैं अगर पेरेंट सेलर हो। इसी तरह नॉन करंट एसेट्स में भी, क्योंकि जो सेलर होता है उसने गेन रिकॉर्ड किया होता है। सब्सिडरी सेलर होती है तो वर्किंग 2 में इफेक्ट जाता है, पेरेंट सेलर होती है तो वर्किंग 5 में इफेक्ट जाता है। इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन हम लेते हैं। फेयर वैल्यू चेंज कंटीजेंट कंसिडरेशन में फेयर वैल्यू कम ज़्यादा दोनों हो सकती है, तो ये इम्पैक्ट्स हमारे आते हैं। और फिर इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल इफेक्ट, सारी की सारी इम्पेयरमेंट चार्ज होगी अगर पार्शियल गुडविल थी, और सिर्फ पेरेंट अपना शेयर रिकॉर्ड करेगी, बाकी एनसीआई में रिकॉर्ड हुआ होगा अगर फुल है। फिर सब्सिडी का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमने वर्किंग 2 में कैलकुलेट किया होता है, उसका अगर आप नोटिस करें सेम प्रॉफिट का एन परसेंटेज वर्किंग 4 में रिकॉर्ड होता है और पी परसेंटेज जो है वो वर्किंग 5 में रिकॉर्ड होता है। तो टोटल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन एनसीआई का हिस्सा उनको दिया जाता है और ग्रुप का हिस्सा जो है वो ग्रुप रिटर्निंग में दे दिया जाता है। ये सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे अभी आगे इसी वीडियो के अंदर। और इसमें दो आइटम्स को समझना ज़रूरी है, वो ये कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आइटम है। यानी ये नहीं हो सकता कि नेगेटिव गुडविल भी हो और इम्पेयरमेंट भी हो। ये यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए एक कंबाइन वर्किंग दे दी है ताकि ऑल पॉसिबल आइटम्स आपको एक लिस्ट में दिखाए जा सकें। अदरवाइज जब नेगेटिव गुडविल होती है तो फिर तो उसको ज़ीरो पे सेट कर देते हैं, फिर उसकी इम्पेयरमेंट नहीं हो सकती। और जब पॉजिटिव गुडविल होती है तभी उसकी इम्पेयरमेंट पॉसिबल होती है। तो आपको किसी एक क्वेश्चन में ये दोनों आइटम एक साथ नज़र नहीं आएंगे। हो सकता है दोनों ही नज़र ना आए, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि पॉजिटिव गुडविल हो और उसकी इम्पेयरमेंट अभी ना हुई हो। तो ये तो हो सकता है कि दोनों नज़र ना आए, ये भी हो सकता है इनमें से एक हो किसी क्वेश्चन में, लेकिन एक साथ ये दोनों हो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे जो है स्टेप टाइम वाइज ज़रा छोटे होते हैं, लेकिन जो है स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं। हमने सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम का। टिपिकली आप वैसा ही फॉर्मेट बना लें जैसा क्वेश्चन में जो आपको पेरेंट और सब्सिडरी की स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम दी है वैसा ही बना लें, लेकिन उसमें ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे एक दो एक्स्ट्रा लाइंस छोड़ दें तो फ़ायदा रहता है। जैसे
बाद में जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एसोसिएट, तो उसकी वजह से लाइन आइटम ऐड हो जाता है, बाद बात कोई नया लाइन आइटम ऐड करना पड़ता है गेन या लॉस की वजह से। फिर जो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम क्वेश्चंस में दी हुई है उनका डाटा सिंपली फॉर्मेट में डाल दें, पेरेंट प्लस सब्सिडरी को। और जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि कंसोलिडेशन जब मिड ईयर की होती है, तो आपने सब्सिडरी को अगर एक्वायर किए हुए सिर्फ 6 मंथ हुए हैं, 3 मंथ हुए हैं, 9 मंथ्स हुए हैं, तो सिर्फ उतना डाटा इनकॉर्पोरेट करें सब्सिडरी का। फिर आपने एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करनी है, जो कि हम इस वीडियो में भी आगे डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद सब टोटल्स और टोटल्स को करेंगे। फिर एनसीआई का शेयर कैलकुलेट होगा प्रॉफिट में, और फिर ग्रुप प्रॉफिट और एनसीआई के शेयर को अलग अलग डिस्क्लोज करेंगे। ये भी हम आपको स्टेप 5 और 6 जो हैं ये क्योंकि एक्स्ट्रा टास्क हैं, क्योंकि पहले 4 टास्क तो देखें तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जैसे ही हैं, यानी स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ पर बन जाती है। ये एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो हम स्टेप 5 और 6 में फॉलो कर रहे होते हैं। वर्किंग वन ग्रुप स्ट्रक्चर जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बनाते हैं, वो अगर आप स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के क्वेश्चन में भी बना लें तो आसानी रहती है, जैसे परसेंटेज का, डेट का, इन चीज़ों का आइडिया रहता है। वर्किंग 1 2 3 जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, उनको भी डेवलप करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन ये कह देता है कि जी 10% इम्पेयरमेंट हुई है गुडविल की, लेकिन गुडविल की अमाउंट गिवन नहीं होती, तो गुडविल की अमाउंट मालूम करने के लिए हमें वर्किंग 1 2 3 बनानी पड़ जाती है। या समटाइम्स क्वेश्चन ये हिंट देता है कि नेगेटिव गुडविल जो है वो राइज हुई होगी, लेकिन अमाउंट नहीं बताता, तो हमें नेगेटिव गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग 1 2 3 बनानी पड़ेगी, और फिर वो नेगेटिव गुडविल का जो गेन होगा वो हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब ये कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये जो स्टेप 5 है कि जी आपने कैलकुलेट करना है एनसीआई का शेयर इन प्रॉफिट। तो ये बेसिकली सब्सिडरी का प्रॉफिट लेते हैं, उसके अंदर वो आइटम्स जो सब्सिडरी के अंदर करेक्शंस की गई हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट इन्वेंट्री अगर सब्सिडरी सेलर हो, नॉन करंट एसेट्स में भी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट और इम्पेयरमेंट, यानी सिर्फ वो एडजस्टमेंट्स जिनका ताल्लुक सब्सिडरी से है। अगर पेरेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होंगी तो वो आप इसमें नहीं करेंगे। फिर आपके पास सब्सिडरी का आफ्टर एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट आ जाता है, और उसको आपने सिंपली परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, तो यू गेट द एनसीआई शेयर। ये अमाउंट शो कर दी जाती है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल में, दैट इज स्टेप 6। इसके अंदर टोटल जो प्रॉफिट है वो लाइक 145 है, और जो नोट हमने बनाया एनसीआई शेयर इन प्रॉफिट उसको लिखते हैं, तो एज अ बैलेंसिंग फिगर ऑनर्स ऑफ पेरेंट की वैल्यू हमें मिल जाती है। यानी ये 136.2 कैसे आया 145 में से 8.8 माइनस करके, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हुआ। दूसरा तरीका इसका थोड़ा सा लॉन्ग वे भी किया जा सकता है, इसकी खास फ़ायदा नहीं होता, मतलब टोटली इनएफिशिएंट है, टाइम वेस्ट है कि आप पेरेंट का अलग से प्रॉफिट कैलकुलेट करें एडजस्टमेंट्स के थ्रू, और फिर सब्सिडरी का जो प्रॉफिट है उसका पेरेंट शेयर उसमें ऐड करें, तब भी आपके पास ये 136.2 आ जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है कि जो ऑनर ऑफ पेरेंट का जो राइट है वो पेरेंट के सारे प्रॉफिट्स पर है, और सब्सिडरी के उतने प्रॉफिट्स पर है जितनी उनकी ऑनरशिप है उसके अंदर। तो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर ये हमारे रेलिवेंट इश्यूज हैं। अब जो इसके बाद हम एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं, और हर एडजस्टमेंट के अंदर हम देख रहे होंगे कि उसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम पर भी, और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटर ग्रुप ट्रेडिंग और ट्रांजेक्शन की। तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है कि पेरेंट और सब्सिडरी जो है एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हो, यानी आपस में सेल परचेज हो रही हो, इसके अलावा डिविडेंड दिया जाता है, लोन दिया हुआ हो तो इंटरेस्ट होगा, बाज़ पेरेंट एंटिटी सब्सिडरी को मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, बाज़ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज जो है एक सब्सिडरी प्रोवाइड कर रही होती है पेरेंट को। तो ये टोटली पॉसिबल है कि पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान ट्रेडिंग या सर्विसेज का ट्रांसफर हो रहा हो। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप अब ये कहता है कि ग्रुप को एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी ट्रीट करना चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो आपस में हुई हैं उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं करेंगे, उन्हें पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जो ऐसी ट्रांजेक्शन हुई हैं उनको कैंसिल कर दिया जाएगा इन फुल, क्योंकि कंसोलिडेशन भी हमने फुल की होती है, फुल वैल्यूज ऐड की होती हैं। जो कैंसिलेशन होती है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड की वो भी फिर फुल होती है। तो आप क्या क्या कैंसिल करेंगे, आप टिपिकली इंटर ग्रुप सेल्स और परचेज को कैंसिल करेंगे। अब परचेज के लिए हम कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर इंपैक्ट डाल रहे होते हैं, क्योंकि ये उस लाइन आइटम में इंक्लूडेड होता है। इंटरेस्ट इनकम और फाइनेंस कॉस्ट की कैंसिलेशन हो सकती है। इनकम कोई और अदर इनकम जैसे सर्विस इनकम और सर्विस एक्सपेंसेस की हो सकती है। डिविडेंड की हो सकती है जो सब्सिडरी ने पेरेंट को दिया, जो पेरेंट ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया वो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसका जो
डिविडेंड है, इसका एक इफेक्ट तो पेरेंट का ये होता है कि उन्होंने अपने प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया हुआ था इसको इनकम के तौर पे, और सब्सिडरी का इफेक्ट ये होता है कि उन्होंने इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिकॉर्ड किया होता है। तो कैंसिलेशन का भी सेकंड इफेक्ट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाता है, तो वो यहाँ पर एक साथ शो नहीं हो रहा होता। एनसीआई के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि जितने से आप इनकम को रिड्यूस कर रहे होते हैं उतने से एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहे होते हैं। सो अनलेस के हाँ कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई हो, एसेट अभी तक पड़ा हुआ हो, तो फिर उसका जो है ना अनरियलाइज प्रॉफिट का इम्पैक्ट तो आ सकता है ट्रांजेक्शन में, अदरवाइज नहीं। वो अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे डील करना है वो हम सेपरेट एक एडजस्टमेंट में डिस्कस करेंगे। जो ये हमने इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग डिस्कस की, इनके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम पर क्या इफेक्ट्स हैं। पहली बात तो ये कि जब भी आप ऐसी कोई एडजस्टमेंट करेंगे तो उससे सारी बात है इनकम और एक्सपेंस दोनों को कैंसिल करना है, यानी इनकम और एक्सपेंस दोनों कम होंगे। तो रेवेन्यू या अदर इनकम जहां आपने रिकॉर्ड की हुई है वो कम हो जाएगी, अदर इनकम फाइनेंस इनकम वगैरह। इसी तरह जो आपका रेलिवेंट एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अदर एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट वगैरह, वो कम हो जाएगा। एनसीआई के शेयर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये आप नोट करें कि एक ट्रांजैक्शन शो हो रही है, तो सेल्स भी कम हो गई और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम हो गई, क्योंकि आपस की सेल परचेज को कैंसिल किया। अच्छा, इसी तरह लेट्स से कि ग्रुप में एक एंटिटी ने दूसरी को इंटरेस्ट पे किया, तो एक हमने कैंसिल किया, तो एक्सपेंस भी कम किया और इनकम को भी कम किया। इसी तरीके से लेट्स से सब्सिडी ने पेरेंट को डिविडेंड दिया था, तो हमने पेरेंट की डिविडेंड इनकम कम कर दी, और इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाए। तो ये इम्पैक्ट्स आपने देखने हैं जब इंटर ग्रुप ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर ग्रुप आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस की। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, जिस तरह जब ग्रुप की एंटिटीज आपस में ट्रेड करती हैं तो एक दूसरे को पैसे देने हों लेने हों, ये भी टोटली लॉजिकल बात है। तो एक एंटिटी जो है ग्रुप में हो सकता है कि अमाउंट ओ करती हो एक और एंटिटी को। वंस अगेन जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप है कि सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कंसीडर करना है, तो अपने आप से तो रिसीवेबल और पेबल को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं करेंगे, तो उसे एलिमिनेट करना होगा फुल में। तो वो चाहे ट्रेड पेबल रिसीवेबल हो, इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल हो, डिविडेंड से रिलेट करता हो, लोन से करता हो, या अदरवाइज हो, तो कोई भी जो आपस का रिसीवेबल पेबल का बैलेंस है वो आपने कैंसिल कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। अब लॉजिकली तो रिसीवेबल और पेबल की अमाउंट इक्वल होगी, यानी अगर सही रिकॉर्डिंग की हुई है तो अगर पेरेंट की बुक्स में रिसीवेबल आ रहा है 50 मिलियन का, तो सब्सिडरी की बुक्स में पेबल आ रहा होगा 50 मिलियन का, तो 50-50 कैंसिल हो जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा। बट समटाइम्स हमें एग्जाम में ऐसी एडजस्टमेंट्स भी दी जाती हैं, प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है कि रिसीवेबल और पेबल का बैलेंस मैच नहीं कर रहा होता, क्योंकि कोई आइटम इन ट्रांजिट होता है। जैसे एक एंटिटी ने दूसरे को गुड्स भेजी तो उन्होंने रिसीवेबल बढ़ा दिया, लेकिन दूसरी का पेबल तो अभी नहीं बढ़ा, तो डिफरेंस आ रहा है। या इसी तरीके से एक जिसने पैसे देने थे उन्होंने पैसे भिजवा दिए, चेक इन ट्रांजिट है, तो उन्होंने पेबल कम कर दिया, लेकिन दूसरे ने तो रिसीवेबल कम नहीं किया। अच्छा, इन ऑल सिचुएशन रिसीवेबल ही ज़्यादा शो हो रहा होता है और पेबल कम शो हो रहा होता है। तो जो हमेशा आप ये ध्यान में रखेंगे कि रिसीवेबल ज़्यादा वैल्यू पर शो हो रहा होगा, पेबल कम वैल्यू पर शो हो रहा होगा। तो जो डिफरेंस है वो गुड्स इन ट्रांजिट हो सकता है और कैश इन ट्रांजिट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर जो इन्वेंट्री या कैश है उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं, जो डिफरेंस है। अब इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर इम्पैक्ट क्या होता है। एक तो जाहिर बात है रिसीवेबल कम होंगे, पेएबल भी कम होंगे, और जो कैश इन ट्रांजिट या गुड्स इन ट्रांजिट अगर कोई हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, तो वो बढ़ जाती हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कैश इन ट्रांजिट वाले सिनेरियो की। आप देख रहे हैं कि रिसीवेबल 9 से कैंसिल हो रहा है, जबकि पेएबल सिर्फ 6 का था। तो 9 के अगेंस्ट 6 कैंसिल किया तो 3 तो बच गया, वो 3 लेट्स से कि कैश इन ट्रांजिट था तो हमने कैश में ऐड कर दिया। अगर वो गुड्स इन ट्रांजिट होता तो हम उसे इन्वेंट्री में ऐड कर देते। अनरियलाइज प्रॉफिट इन इन्वेंट्री की बात करेंगे, तो एक ग्रुप एंटिटी जो है दूसरे से, जिस तरह हमने डिस्कस किया इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग होती है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि भाई सारी की सारी जो गुड्स ली थी वो सारी आगे थर्ड पार्टी को सेल हो जाए। अच्छा, अगर तो ये होता है कि ग्रुप में एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को कुछ गुड्स दी और दूसरी एंटिटी ने वो आउटसाइड ग्रुप सेल कर दी, तो फिर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। ये क्लियरली ये सेंटेंस देखें। To the extent such inventory is sold outside group, the profit is realized to group and so no adjustment is required.
भाई फिर तो गुड्स आपने खरीदी थी और ग्रुप के एंगल पर भी देखें तो ग्रुप से गुड्स चली गई, तो ग्रुप उसका जो प्रॉफिट है वो रिकॉर्ड कर सकता है, और प्रॉफिट आपने रिकॉर्ड किया हुआ है तो दैट्स फाइन। प्रॉब्लम कब राइज होता है कि जब ग्रुप की एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को गुड्स सेल किए, उस पर प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर लिया हो, और अभी तक वो गुड्स जो हैं वो उस एंटिटी के पास पड़ी हुई हैं। तो अब आपने एक इंटरनल प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, जबकि एक्चुअली जो गुड्स हैं उनका रिस्क एंड रिवॉर्ड आउटसाइड ग्रुप ट्रांसफर नहीं हुआ, उनका कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ। ग्रुप को सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी के तौर पर सोचें तो आपने खुद को गुड्स देने के बाद प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया है, जबकि ग्रुप तो एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी है, तो आपका ये प्रॉफिट रिकॉर्ड करना नहीं बनता, और आपने अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू भी इस तरह से बढ़ा ली है। तो फॉर इन्वेंट्री जो अभी तक आउटसाइड ग्रुप नहीं सेल हुई, उसका अनरियलाइज प्रॉफिट का पोर्शन इन्वेंट्री में शामिल होता है, उसे एलिमिनेट करना होता है। क्वेश्चन में मार्कअप मार्जिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसकी बेस पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको अक्सर प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स कहा जाता है। PURP बेसिकली मीन्स प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो ये होता है कि हम फिर इन्वेंट्री ज़्यादा शो हो रही होती है तो उसको कम कर देते हैं। डिक्रीज़ क्या करें? अच्छा, डिक्रीज़ में डिपेंड करता है कि सेलर कौन है। अगर तो पेरेंट सेलर है तो ग्रुप रिजर्व्स को कम करेंगे, और अगर सब्सिडरी सेलर है तो सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व को, जो हमारा सेकंड मिडल कॉलम होता है, उसको करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि क्योंकि इन्वेंट्री कम हो रही होती है तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाती है, और NCI का शेयर सिर्फ तब इफेक्ट होगा अगर सब्सिडरी सेलर है। तो ये पॉइंट्स आप जहन में रखेंगे, इनको हम रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं कि ये देखें इन्वेंट्री कम कर दी 8 से। सेकंड इफेक्ट अगर सब्सिडरी है तो वर्किंग 2 में इफेक्ट है, पेरेंट है तो वर्किंग 5 में इफेक्ट है। और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई, और अगर यहाँ पे हमने जम्पशन लिया कि ये सब्सिडरी सेलर है तो NCI के शेयर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है इसका। अगर पेरेंट सेलर होती तो NCI के शेयर पर फर्क ना पड़ता कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में। अनरियलाइज प्रॉफिट जिस तरह से इन्वेंट्री पर हमने डिस्कस किया, बिल्कुल वैसे ही जो है पॉसिबल है कि अनरियलाइज प्रॉफिट हो ट्रांसफ़र ऑफ नॉन करंट एसेट्स पर। तो अनरियलाइज गेन रिकॉर्ड हुआ होता है टिपिकली ऑन ट्रांसफ़र, और से लॉस भी रिकॉर्ड हो सकता है समटाइम, तो उसको भी एलिमिनेट हमने करना होता है। अब ये अमाउंट हम टिपिकली गेन को जहन में रख के करेंगे, चीज़ें ऑपोजिट हो जाएंगी इन केस ऑफ लॉस। तो गेन की सूरत में एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो जो गेन है माइनस आप कर देते हैं एक्स्ट्रा और लेसर डेप्रिसिएशन, क्योंकि अगर आप एक एसेट ज़्यादा वैल्यू पर डिस्पोज कर रहे होते हैं तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा चार्ज हो रही होती है टिपिकली। समटाइम्स डिफरेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स या पॉलिसीज होती हैं तो उस बेस पे डिफरेंट भी हो सकता है। फिर नेट बुक वैल्यू जो है, इसको कैलकुलेट करने का एक अल्टरनेटिव वे ये भी है कि आप नेट बुक वैल्यू ले लें एट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट विद ट्रांसफर एंड विदाउट ट्रांसफर, और उनका डिफरेंस ले लें। अच्छा, विद ट्रांसफर का मतलब ये है कि जी ट्रांसफर होने के बाद एसेट अब कितने का शो हो रहा है, और विदाउट ट्रांसफर का मतलब ये है कि लेट्स अज्यूम कि अगर ये ट्रांसफर ना हुआ होता बिटवीन द ग्रुप एंटिटीज, पेरेंट टू सब्सिडरी और सब्सिडरी टू पेरेंट एसेट का, तो फिर एसेट कितनी वैल्यू पर शो हो रहा होता। तो इसे हम कहते हैं नेट बुक वैल्यू विद ट्रांसफर और विदाउट ट्रांसफर। नेट बुक वैल्यू डिस्पोजल डेट की नहीं लेनी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट की लेनी है, यानी आफ्टर इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन लेना है। तो ये आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमेशा हमारे पास चॉइस नहीं होती, कुछ क्वेश्चंस में डाटा जो है वो दिया ही ऐसा गया होता है कि वो बताते ही नहीं कि जी कॉस्ट क्या थी या बुक वैल्यू क्या थी, वो सिर्फ बताते हैं कि इतना गेन रिकॉर्ड किया हुआ था और इतना रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। तो फिर हमें ये मेथड फर्स्ट यूज़ करना पड़ता है। वरना जो ज़्यादा बेहतर मेथड है, जहाँ पे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी इन्फॉर्मेशन हो, तो सेकंड मेथड को फॉलो करें। इससे करेक्ट और एक्यूरेट फिगर्स कैलकुलेट होती हैं। तो इसको अमूमन जो है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, NCA, या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसके लिए भी PURP यानी प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का वर्ड यूज़ किया जाता है। सम लोग जो है ना URP भी यूज़ करते हैं, यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का टर्म भी यूज़ होता है। इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट ये होगा कि टिपिकली अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई गेन वाली बात, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या दूसरे एसेट को हम कम कर देंगे, यानी गेन रिवर्स हो रहा है तो एसेट ज़्यादा पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है तो उसे कम कर देंगे। और दूसरी तरफ हमने गेन को कम करना है तो ग्रुप रिजर्व्स कम करेंगे अगर पेरेंट सेलर है, और सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कम करेंगे अगर सब्सिडरी सेलर।
स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारी अदर इनकम में गेन रिकॉर्डेड होता है तो वो डिक्रीज कर देंगे हम। और एनसीआई के शेयर पर सिर्फ तब इफेक्ट होगा अगर सब्सिडरी सेलर है। तो इसके इम्पैक्ट्स भी हम कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, रेलिवेंट इम्पैक्ट्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं। तो अगर सब्सिडरी सेलर है तो इम्पैक्ट वर्किंग 2 में है, पेरेंट सेलर है तो इम्पैक्ट वर्किंग 5 में। तो एनसीआई शेयर इन प्रॉफिट हमेशा ध्यान में रखना है, ओनली इट वुड बी इफेक्टेड इफ सब्सिडरी सेलर, इफ पेरेंट इट सेलर तो एनसीआई का शेयर इन प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा है बारगेन परचेज गेन, जिसे आईएफआरएस 3 कहता है, या नेगेटिव गुडविल का कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है वो जो नेट एसेट हमने एक्वायर किए हैं, परचेज किए हैं, उससे कम हो सकते हैं। और इसमें बारगेन परचेज सिचुएशन अराइज होती है, यानी मज़े हैं भाई कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो कम पैसों की है, और जो आपके पास कंट्रोल आया है नेट एसेट्स का वो ज़्यादा वैल्यू के हैं एट फेयर वैल्यू। तो बारगेन परचेज जो है ऐसा बिजनेस कम्बिनेशन बेसिकली होता है जिसमें गुडविल एक नेगेटिव फिगर रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो जब ऐसा होता है तो IFRS 3 की एक रिक्वायरमेंट है कि एक्वायरर को रिव्यू करना चाहिए अपने प्रोसीजर्स को, क्योंकि ये एक सोच है कि ये तो गलती से हो सकता है ऐसा, कि भाई हो सकता है आप अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी रिकॉर्ड ना कर रहे हो सकता है आपने जो एसेट्स हैं जो वैल्यू उनकी लगा लिया ज़रा ज़्यादा लगा ली है, तो इस वजह से नेगेटिव गुडविल की फिगर आ रही है आपके पास। तो इसलिए आप दोबारा ज़रा रीअसेस करते हैं, रिव्यू करते हैं अपनी फिगर्स को, आइडेंटिफाइबल एसेट्स एक्वायर्ड और लाइबिलिटीज एज्यूम्ड की, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को ठीक रिकॉर्ड किया है या नहीं, और जो कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो। लेकिन अगर ये सब रिव्यू करने के बाद भी आपके पास नेगेटिव फिगर आ रही है तो फिर वो आपका गेन है कि भाई आपने कम पैसों में ज़्यादा एसेट्स का कंट्रोल एक्वायर कर लिया है, और उस गेन को आप एक्विजिशन रेट पे प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो इसके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट ये होता है कि हम गुडविल को तो जीरो कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव एसेट तो नहीं शो किया जाएगा, तो गुडविल को जीरो कर देते हैं, और ग्रुप रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ा देते हैं क्योंकि पेरेंट को गेन हो गया। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में भी ये इम्पैक्ट होता है कि हमारी जो अदर इनकम है वो बढ़ जाती है, बाद वक़्त इसे सेपरेट लाइन के अंदर भी शो कर देते हैं। इसका एनसीआई के शेयर पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि ये पेरेंट का गेन है, सब्सिडरी से रिलेट नहीं करता, तो एनसीआई के शेयर पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब ये ज़रा सा इसकी हम बात करें कि इसे रिफ्लेक्ट करना है, तो ये देखें कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1650 की थी, एनसीआई का जो एक्विजिशन पे वैल्यू है वो 450 है, 2100 हमारी और एनसीआई की मिलाकर इन्वेस्टमेंट है, और हमें जो नेट एसेट एक्वायर हो रहे हैं कंट्रोल वो 2250 के हैं, विच मीन्स कि हमारे पास ये नेगेटिव गुडविल आ रही है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि ये नेगेटिव गुडविल को नेगेटिव एसेट नहीं समझा जाता, इसे हमारा गेन समझा जाता है, तो एज अ गेन हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं वर्किंग 5 में। तो आपने इसको इन केस कह लें कि वर्किंग 3 में जो नेगेटिव फिगर आई उसको ट्रांसफ़र कर वर्किंग 3 को ज़ीरो कर दिया, और उसे ट्रांसफ़र करके आपने अपना गेन बना लिया वर्किंग 5 के अंदर। और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में आप इसे अदर इनकम के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लाइक यहाँ भी कर सकते थे, और जिस तरह हमने यहाँ पे शो किया एक सेपरेट लाइन के अंदर भी शो कर सकते हैं। दोनों एक्सेप्टेबल हैं टिपिकली। इस पर IS 1 अप्लाई होता है कि अगर एक ऐसा आइटम है जो आप समझते हैं कि एक्सेप्शनल है तो फिर उसे सेपरेट डिस्क्लोज होना चाहिए, ऐसा आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस जो अनयूजुअल हो और मटेरियल अमाउंट हो इनकम या एक्सपेंस की, तो उसे सेपरेट लाइन आइटम में शो किया जाता है। तो ये अनयूजुअल तो होता है भाई, हर बार बार थोड़ी नेगेटिव गुडविल राइज हो रही होती है, लेकिन अगर मटेरियल अमाउंट है तो फिर सेपरेट लाइन आइटम में शो करते हैं, अदरवाइज अदर इनकम के अंदर इसको एग्रीगेट करते हैं बाकी अदर इनकम के साथ। सिक्स्थ एडजस्टमेंट हमारी है इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल की। तो गुडविल को अमोर्टाइज नहीं किया जाता, डेप्रिशिएट नहीं किया जाता, बल्कि एनुअली इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट किया जाता है। पार्शियल गुडविल हो तो गुडविल सिर्फ पेरेंट की इन्वेस्टमेंट से रिलेट करके रिकॉर्ड हो रही होती है, इसलिए सारे का सारा इम्पेयरमेंट लॉस भी सिर्फ ग्रुप रिजर्व में रिकॉर्ड होता है और उससे एनसीआई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर फुल गुडविल हो तो गुडविल पेरेंट और एनसीआई दोनों से रिलेट करती है, और फिर इम्पेयरमेंट लॉस को ग्रुप रिजर्व और एनसीआई दोनों पे एलोकेट करना होता है। इसका इम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या पड़ेगा, एक तो ऑब्वियसली इम्पेयरमेंट की वजह से आपकी गुडविल कम हो जाएगी, आपका एनसीआई भी कम हो जाएगा, पार्शल होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एनसीआई पे, फुल होगा तो जितना उसका शेयर है उतने से कम हो जाएगा। ग्रुप रिजर्व जो हैं
पार्शियल की सूरत में फुल इम्पेयरमेंट की वैल्यू से कम हो जाएंगे और फुल की सूरत में पेरेंट शेयर लेगा अपना। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम पर इफेक्ट ये है कि टिपिकली गुडविल का जो एक्सपेंस है, इम्पेयरमेंट का एक्सपेंस, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस में चार्ज किया जाता है। और एनसीआई शेयर पर इसका सिर्फ तब इफेक्ट पड़ेगा अगर फुल गुडविल मेथड हो, क्योंकि पार्शियल गुडविल मेथड है तो एनसीआई शेयर पर इफेक्ट नहीं है। तो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो गुडविल के ऊपर जैसे यहाँ पर इम्पेयरमेंट हमने कैलकुलेट की, तो आप ये देख रहे हैं कि हमारी 18 की इम्पेयरमेंट है। तो एक तो इससे हमारी ये पहला स्टेप की गुडविल कम हो गई। दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि एनसीआई के ऊपर फर्क है, लेकिन ये सिर्फ तब अगर फुल गुडविल हो। अगर पार्शियल गुडविल हो तो ये आप ज़ीरो लेंगे यहाँ पे। फिर ग्रुप रिजर्व पे हमेशा इफेक्ट पड़ता है। अगर पार्शियल गुडविल होती तो पूरे 18 हम वर्किंग 5 के अंदर ही इफेक्ट ले लेते। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में से एडमिन कॉस्ट में शो कर देते हैं, और एनसीआई शेयर पर इसका सिर्फ तब इफेक्ट पड़ता है जब फुल गुडविल। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट देखते हैं। आईएफआरएस 3 की रिक्वायरमेंट है कि सब्सिडी के एसेट और लायबिलिटी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होने चाहिए एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, और इसी से बेसिकली गुडविल की कैलकुलेशन इफेक्ट होती है। तो एडजस्टमेंट्स भी रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि अक्सर सब्सिडरीज ने फेयर वैल्यू पे अपने एसेट्स को मैयर नहीं किया हुआ होता, वो उसे कॉस्ट पे मैयर कर रही होती हैं। तो फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन को हमें फॉलो करना पड़ता है और एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो इसमें इवन वो एसेट और लाइबिलिटीज़ भी इंक्लूड किए जा सकते हैं जो सब्सिडरी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड ना किए हुए हों, अगर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करते हैं। खासतौर पे जैसे हम इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं कि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड रिकग्नाइज नहीं हो सकती, लेकिन बिजनेस कम्बिनेशन में अगर इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है और उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मैयर हो सकती है, तो आप उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से पोस्ट एक्विजिशन के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब अनलेस कि लैंड होगी तो बस उससे तो पोस्ट एक्विजिशन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा अमूमन, लेकिन लैंड की भी इम्पेयरमेंट हो सकती है। अदरवाइज जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं या इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो डेप्रिसिएशन, जब आप एसेट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, जब आप एसेट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो अमॉर्टाइजेशन भी बढ़ेगी, और हो सकता है उसकी वजह से इम्पेयरमेंट भी अराइज हो रही हो, क्योंकि अगर आपने वैल्यू पहले ना बढ़ाई होती तो फिर अब कम भी ना हो रही होती, तो बाद में इम्पेयरमेंट के इम्पैक्ट्स भी आते हैं। तो इसके जो इम्पैक्ट्स होंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर, वो क्या होंगे? एज्यूमिंग दैट कि फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से एक्सीड कर रही है, अदरवाइज आप इंक्रीज को डिक्रीज और डिक्रीज को इंक्रीज की तरफ ले जाएंगे। तो नेट एसेट एट एक्विजिशन जो है वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से हमारा बढ़ रहा होगा, गेन की वजह से। डेप्रिसिएशन या इम्पेयरमेंट की वजह से पोस्ट एक्विजिशन में कमी आ रही होगी, और थर्ड कॉलम में नेट इफेक्ट जो है उतने से इंक्रीज आ रहा होगा। यानी ये बेसिकली ये तीनों वर्किंग टू की बात हो रही है। ये तीनों मिलाकर एक इफेक्ट है। सेकंड इफेक्ट जो होता है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या उस एसेट पर जा रहा होगा जिसकी हम फेयर वैल्यू इफेक्ट कर रहे हैं, और वो नेट अमाउंट से ही जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में डेप्रिसिएशन की वजह से या इम्पेयरमेंट की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स या एडमिन एक्सपेंस बढ़ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन के प्रोडक्शन प्लांट है या ऑफिस बिल्डिंग वगैरह है। ऑफिस बिल्डिंग है तो एडमिन एक्सपेंस में ले जाएं, प्रोडक्शन प्लांट है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाएं। और इसका एनसीआई के शेयर पर हमेशा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जिस एसेट की हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं वो सब्सिडरी का एसेट होता है। तो इसमें तो हमेशा इम्पैक्ट आएगा, अगर डेप्रिसिएशन या इम्पेयरमेंट है तो एनसीआई के शेयर पर इम्पैक्ट भी है। रिफ्लेक्ट करते हैं। ये तीन इफेक्ट एक साथ आप देख रहे हैं कि 120 से हमारा जो एसेट था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, फिर 2 ईयर्स गुजर चुके थे तो उसकी 2 ईयर्स की हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की 24, और नेट वैल्यू का फ़र्क है 96 का। तो ये जो नेट वैल्यू का 96 का फ़र्क है यही रिफ्लेक्ट होगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर भी। एडमिन कॉस्ट के अंदर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, और ये हमेशा एनसीआई के शेयर को भी अफेक्ट करेगा। अब इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट एक्विजिशन स्पेसिफिकली बात करें तो ये कंसोलिडेशन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट नहीं है। अगर एक पेरेंट एंटिटी ने अपनी इन्वेस्टमेंट और उससे रिलेटेड अमाउंट्स करेक्टली रिकॉर्ड की हुई हैं
तो कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम क्वेश्चन में अक्सर ये बता दिया जाता है कि या तो इन्वेस्टमेंट कुछ गलत रिकॉर्ड हुई हुई है या पार्शली रिकॉर्ड हुई हुई है। जी, वो कहते हैं जी हमने इन्वेस्टमेंट की थी तो कैश भी दिया था और शेयर्स भी दिए थे, कैश तो रिकॉर्ड कर लिया है, शेयर्स रिकॉर्ड नहीं किए, या एक्विजिशन कॉस्ट को भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। तो हमें करेक्शंस करनी पड़ती हैं। दूसरा इशू बाद औक़ात ये भी होता है कि इन्वेस्टमेंट जब ज़रा एडवांस लेवल पर जाते जाते हैं तो अक्सर इन्वेस्टमेंट की कंबाइंड फिगर दी हुई होती है, फिर बताया गया होता है इसमें से इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो सब्सिडरी में है, इतनी एसोसिएट में है, इतनी अदर इन्वेस्टमेंट है जो IFRS 9 जिस पर अप्लाई होता है। तो उसको सेपरेट करेंगे और याद रखेंगे गुडविल के अंदर आप सिर्फ वो अमाउंट लेकर जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज इक्विटी है। इवन जो आपने सब्सिडरी को लोन वगैरह दिया हुआ होता है वो तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया वो तो कैंसिल हो जाता है। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है सब्सिडरी की इक्विटी में सिर्फ वो इनकॉर्पोरेट करेंगे आप वर्किंग थ्री गुडविल कैलकुलेट करते हुए। इसमें बहुत सारे वेज हो सकते हैं चीज़ों को डील करने के, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है उनको हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। कि एक आ जाता है कि जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकरेक्टली कैपिटलाइज हुई हुई थी। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर तो इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि हम गुडविल की वर्किंग में जो अपनी इन्वेस्टमेंट होती है इन सब्सिडरी उसको कम कर देते हैं, और ग्रुप रिजर्व्स के अंदर जब उस एक्विजिशन कॉस्ट को एक्सपेंस बनाते हैं तो ग्रुप रिजर्व्स भी कम हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बढ़ जाएगा। NCI के शेयर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये पेरेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। इसी तरह बाज़ अगर कहा जाता है कि पार्ट ऑफ कंसिडरेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसका इम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर पड़ता है सिर्फ कि आप फिर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को बढ़ा देते हैं वर्किंग थ्री में, शेयर कैपिटल और प्रीमियम को रिकॉर्ड कर लेते हैं जो अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, और डेफर्ड और कंटीजेंट कंसिडरेशन को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं जो रिकॉर्ड अगर नहीं हुई भी। तो अब इस पर्सपेक्टिव पर ज़रा हम कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं और मैं उनके इम्पैक्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हैं वो इनकरेक्टली कैपिटलाइज हुई थी, तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को भी डिक्रीज करना है। ये जो हमने 10 की अमाउंट को किया तो आप ये देखें कि हमने वर्किंग थ्री के अंदर इफेक्ट है, वर्किंग फाइव के अंदर इफेक्ट है, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बढ़ गए। अब सेकंड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को बढ़ा देना है। ये देखें कि हमने 700 रिकॉर्डेड थी, लेट से 100, 20, 90 और 75 से बढ़ा दी। 100 से शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, 20 से शेयर प्रीमियम, 90 से डेफर्ड कंसिडरेशन और 75 से कंटीजेंट कंसिडरेशन। उसके बाद डेफर्ड कंसिडरेशन में इंटरेस्ट का इफेक्ट हमें लेना होता है, और कंटीजेंट कंसिडरेशन में फेयर वैल्यू का चेंज आ सकता है प्लस माइनस, तो उसका इफेक्ट आगे मजीद शो हुआ हुआ है जो कि हम अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये इम्पैक्ट्स हैं ट्रांजेक्शन्स के। हर चीज़ के 2 इम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर लाजमी लेने, अदरवाइज टैली नहीं रहेगी। नाइन्थ एंड लास्ट पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं वो है सब्सिक्वेंट चेंजेस इन डेफर्ड एंड कंटीजेंट कंसिडरेशन। क्योंकि कंटीजेंट एंड डेफर्ड कंसिडरेशन पेरेंट का की लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो ये कंसोलिडेशन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट नहीं है। पेरेंट एंटिटी ने अगर इनको सही रिकॉर्ड कर लिया है, इन पे इंटरेस्ट फेयर वैल्यू का चेंज सही रिकॉर्ड कर लिया है, तो देर इज़ नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट। लेकिन एग्ज़ाम क्वेश्चंस में एट टाइम्स आ जाता है कि जी इन पार्ट और इन फुल जो है वो इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, इंटरेस्ट लास्ट ईयर तक का रिकॉर्ड हुआ हुआ, इस साल तक का रिकॉर्ड नहीं किया गया, और सो ऑन, या रिकॉर्ड ही नहीं किया गया अभी तक, तो हमें उसको इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन नॉट येट रिकॉर्डेड, हमें यानी डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड कर चुके हैं हम ऑलरेडी, लेकिन इंटरेस्ट अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसको कैसे इम्पैक्ट लेना है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाहिर बात है जब आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंस की वजह से आपकी ग्रुप रिजर्व्स कम हो जाएंगे और आपकी इंटरेस्ट की वजह से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में इंटरेस्ट बढ़ने से आपकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएंगी। NCI के शेयर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये पेरेंट की ट्रांजेक्शन है, सब्सिडरी की ट्रांजेक्शन नहीं। इसी तरह अगर चेंज आता है फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट कंसिडरेशन में और वो चेंज अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपकी ग्रुप रिजर्व्स जो हैं वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है या कम हो गई है। और सेम या बेसिकली उसका जो इम्पैक्ट है, अपोजिट इम्पैक्ट, वो कंटीजेंट कंसिडरेशन की लाइबिलिटी पर आएगा। अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो इट इज़ एक्सपेंस, आपकी ग्रुप रिजर्व कम हो जाएंगे, और अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है तो ये आपके लिए गेन है और आपके ग्रुप रिजर्व बढ़ जाएंगे।
एनसीआई पर इफेक्ट ये होगा कि अगर आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है तो टिपिकली उसे फाइनेंस कॉस्ट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, कम हो रहा है तो अदर इनकम में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और एनसीआई शेयर पर वंस अगेन कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये सब्सिडरी रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है। इसे अगर रिफ्लेक्ट करने की बात करें तो सिंपली आप दोनों में नोटिस कर रहे हैं कि ग्रुप रिजर्व पर इफेक्ट आता है, फिर आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो चेंज होती हैं, और आपके जो इनकम और एक्सपेंस पर इम्पैक्ट आते हैं। तो हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पशन लिया है कि फाइनेंस कॉस्ट डेफर्ड कंसिडरेशन में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अदर इनकम हमारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारा जो कंटीजेंट कंसिडरेशन है वो हमने ये अज्यूम किया कि वो डिक्रीज हो रही है। सो ये इम्पैक्ट्स हैं जिनको आपने रिफ्लेक्ट करना होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए रेट क्वेश्चन में गिवन होता है, और फेयर वैल्यू भी ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन होगी कि एट एक्विजिशन क्या थी और बाद में उसमें क्या चेंज आया। सो ये एडजस्टमेंट्स थी। आप अगर इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो होपफुली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के सारे आइटम्स जो हैं आप कवर कर सकते हैं। इसके पीछे जो फर्स्ट 2 वीडियोस थी वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए थी, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपके पास होता है तो आप बेहतर क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। एक वीडियो हमारी और होगी जो एसोसिएट और जॉइंट वेंचर को कवर करेगी, ताकि इक्विटी मेथड जब कंसोलिडेशन के साथ कनेक्ट होता है तो उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं उसको भी हम शामिल कर लें। और उस नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारी बेसिक कंसोलिडेशन कंक्लूड हो रही होगी लेक्चर वाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।